नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 11 लेकर आया हूं और मनोविज्ञान के इस मॉडल पेपर में संपूर्ण सिलेबस से 30 प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। साथियों, ये जो पेपर है आपके प्री रीट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, साथ ही रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट और अन्य जो भी शिक्षक भर्तियां होती है सभी के लिए, जिसमें मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। आयु तथा परिपक्वता, थकान तथा ऊब, संवेगात्मक स्थिति और सांस्कृतिक वातावरण। देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक होते हैं, जैसे व्यक्तिगत कारक होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं, सांस्कृतिक कारक होते हैं। साथियों, ये अगर हम बात करें व्यक्तिगत कारकों की, तो व्यक्ति की आयु और उसकी परिपक्वता, व्यक्ति की थकान और उससे ऊबना, या फिर संवेगात्मक स्थिति कैसी है, ये सभी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों के अंतर्गत होती है। लेकिन सांस्कृतिक वातावरण तो सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आ गया। तो चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, समझना प्रश्न को। कौन सी समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? कौन सी नहीं, कौन सा लिखा था ये ना। कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, समान शैक्षिक अवसर, या सभी बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना। तो जो समावेशी शिक्षा सिद्धांत आपको नहीं लगे वो आपको प्रश्न संख्या 2 में देखना है। साथियों, दूसरे प्रश्न का आंसर देख ले उससे पहले बता दूं कि यदि आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री रीट एग्जाम आपने पास नहीं कर रखा है, जिसको पात्रता परीक्षा के नाम से भी जानते हैं राजस्थान में। साथियों, रीट में शिक्षक भर्ती देने के लिए आपको प्री रीट पास करना जरूरी होता है। इसके लिए हमने स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर अभी हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम स्टडी विद पीएन लोधा है। प्ले स्टोर पर सर्च करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए ये कोर्स शुरू किया गया है। लेवल 1 पात्रता परीक्षा और लेवल 2 पात्रता परीक्षा के लिए बिल्कुल नाम मात्र की फीस रखी गई है। साथियों, तो निश्चित रूप से यदि आप प्री रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में नीचे जा करके ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। देखो, दूसरे प्रश्न में देखें, समावेशी शिक्षा में साथियों अलग कक्षा कक्ष नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि समावेशी कक्षा में तो सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो फिर यहाँ पे ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न संख्या 2 में दूसरा ही विकल्प आपके सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को कहा जाता है। अधिगम अशक्तता, अधिगम अंतरण, अधिगम शैली और अधिगम कौशल। देखो, नए अधिगम, हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो साथियों नया सीख रहे हैं उस पर पूर्व अधिगम जो हमने पहले सीखा है, ठीक है, पहले सीख रखा है, इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसको हम अधिगम अंतरण के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको अधिगम का स्थानांतरण भी कह सकते हो, या अधिगम का अंतरण भी कह सकते हो। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 3 का भी सही आंसर है। देखो, अधिगम अंतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, चौथे प्रश्न में है, अधिगम है। क्या है अधिगम? जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम है। दूसरा है, व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। तीसरा है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। और चौथा है, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो इनमें से अधिगम क्या है? तो देखो, अगर हम बात करें, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित ऐसा नहीं होता है, हम जीवन भर सीखते रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से आप उसको माप नहीं सकते, ये भी गलत। तो पहला या दूसरा, चौथे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। अधिगम क्या है?
व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन जो आता है, स्थायी प्रभाव जो पड़ता है, वही अधिगम है। ऐसा नहीं कि जो कुछ हम जानते हैं वो सब अधिगम होता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का भी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देखेंगे, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित होने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, व्यक्त अनुक्रिया या अदृश्य अनुक्रिया। देखो, पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब यहाँ पर केवल ध्वनि, ध्वनि का मतलब केवल घंटी बजाई जा रही है, उस पर अनुक्रिया कौन सी हो रही थी साथियों? लार का आना। तो जो अनुबंधित उद्दीपक है, जिसको हम अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं, जो अनुबंधित उद्दीपक है उससे लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, इसको हम फिर स्वाभाविक अनुक्रिया न कहकर इसको क्या कहेंगे? अनुबंधित अनुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर भी आपके दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में भी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6वां प्रश्न पूछ रहा है, गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम या कौशल अधिगम। तो रॉबर्ट एम गेने ने एक अधिगम का सिद्धांत दिया था, सीखने का पदानुक्रमिक सिद्धांत। साथियों, इसमें इन्होंने 8 प्रकार का सीखना बताया था, जिसमें सबसे उच्चतम स्तर का अंतिम और 8वां जो प्रकार बताया था वो था समस्या समाधान अधिगम। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, अंतर्मुखी बालक की विशेषता है कौन सी? अपने विचारों को बेझिझक ये व्यक्त करते हैं, इनका स्वभाव सदैव सृजनात्मक होता है, एकांत में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये हंसमुख स्वभाव के होते हैं। तो देखो, अंतर्मुखी बालक हंसमुख स्वभाव का नहीं होता, एकांत में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इनका स्वभाव सदैव सृजनात्मक हो ये भी जरूरी नहीं है, अपने विचारों को बेझिझक व्यक्त करते हैं, ये तो बहिर्मुखी की विशेषता है। तो ओनली तीसरा ही विकल्प सटीक बैठ रहा है, ये अंतर्मुखी बालक की विशेषता है। 7वें प्रश्न का थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि बहुआयामी होती है, बुद्धि जटिल योग्यताओं का समूह है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि एक एकांगी विषय है। तो देखो, बुद्धि बहुआयामी भी है, बिल्कुल सही है पहला कथन। तो दूसरा कह रहा है बुद्धि जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ये भी सही है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है साथियों, और बुद्धि एक एकांगी विषय नहीं है भाई बुद्धि, ये गलत है। विकल्प नंबर 4 आपके 8वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 क्या है? वह अवस्था जो वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल करता है। उत्तर शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो देखो, उत्तर शैशवावस्था के बाद में क्या आएगी? बाल्यावस्था। तो फिर यहाँ पे तो क्या कह रहा है? वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल, मतलब उसके बाद में आने वाली है वयस्क अवस्था, जिस अवस्था के बाद में। तो यहाँ पर किसके बाद में आती है वयस्क अवस्था? क्या प्रौढ़ा के बाद में? नहीं। उत्तर बाल्यावस्था के बाद में तो किशोरावस्था आती है साथियों, किशोरावस्था के बाद में आती है वयस्क अवस्था। तो बिल्कुल जो किशोरावस्था है ये वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल करती है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। 10वां प्रश्न क्या है? पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? गार्डन ने, शोनेल ने, बर्टन हॉल ने या सिरिलबर्ट ने? तो पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की बात जिसके द्वारा कही गई है, जिसके द्वारा अवधारणा दी गई है, उनका नाम प्रश्न नंबर 10 में देखना है। साथियों, किसके द्वारा पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी? सिरिलबर्ट ने दी थी ये। 4th विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसे प्रश्न आपको लगे। तो प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता अथवा गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित कारक व्यवहार से संबंधित नहीं है? ऊर्जित, निर्दिष्ट, पृथक और सतत। तो प्रश्न संख्या 11 को समझोगे तो आंसर दोगे आप सही आंसर। देखो, कौन सी व्यवहारिक विशेषता की बात की जा रही है या फिर गुण की बात की जा रही है जो व्यक्ति के अभिप्रेरित कारक व्यवहार से संबंधित नहीं है, जो जिनसे व्यक्ति अभिप्रेरित होता है।
तो सतत रूप से कार्य कर रहा है, ऊर्जित है, निर्दिष्ट है, ये सारी चीज़ें व्यवहारिक जो ये विशेषता है साथियों, ये अभिप्रेरित जो कारक व्यवहार है उससे संबंधित है। लेकिन पृथक अलग हो जाना तो उससे फिर ये अभिप्रेरित कारक व्यवहार में नहीं आता है। इस वजह से प्रश्न संख्या 11 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 12वें प्रश्न में क्या है, इनमें से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता जो है वो देखना है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना आरंभ कर देते हैं। शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है और अधिगम मुख्य रूप से संवेदी गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो जो आपको मध्य बाल्यावस्था की विशेषता लगे वो प्रश्न संख्या 12 में देखना है। देखो अगर हम बात करें तो मध्य बाल्यावस्था मतलब है बालक की उम्र है 7 से 8 वर्ष की। तो जब बालक 1-2 साल का होता है तब संवेदी गतिविधियों द्वारा उसका अधिगम घटित होता है। वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है, गलत है भाई। 7 से 8 वर्ष का बालक है, क्या वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की उसमें योग्यता रहती है, विकसित हो जाती है पूरी? जी नहीं। शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेज गति से होती है, इसमें तो कम हो जाती है। तो ये तीनों ही विकल्प जो है मध्य बाल्यावस्था की विशेषताओं में नहीं आते हैं, बल्कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना आरंभ कर देते हैं। शुरुआत यहाँ से हो जाती है साथियों, मूर्त रूप से, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी है ना हमने 7 से 11 वर्ष, वो वाली। तो पहला विकल्प 12वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 13वां प्रश्न है, संरचनावाद उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है अत्यंत आवश्यक? विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, यंत्र याद करना या आदत निर्माण। देखो संरचनावाद उपागम ये नहीं कहता है कि जो ज्ञान की संरचना है उसके लिए आदत निर्माण और यंत्रवत याद करना आवश्यक है, बल्कि क्या आवश्यक है, विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान होता है यही ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों को पढ़ने में कठिनाई का आना, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई आना, ये किसके सूचक है? ये सृजनात्मकता के सूचक है, अधिगम अशक्तता के सूचक है, स्वलीन अधिगम के सूचक है, या इनमें से सभी? तो देखो अगर कोई बच्चा पढ़ने के प्रति चिंता व्यक्त करता है, शब्दों को पढ़ने में उसको कठिनाई आती है, निम्न स्तरीय उसकी शब्दावली कौशल है, या पढ़े हुए पाठ को समझने में या फिर याद करने में क्या रही उसको कठिनाई आ रही है, तो इसको हम सृजनात्मकता तो नहीं कह सकते साथियों, इसको कहा जाता है अधिगम अशक्तता। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को, निम्न कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? पहला विकल्प कह रहा है कि भाई विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। दूसरा कह रहा है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। थर्ड है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना ही घटित होता है। और चौथा है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो प्रश्न को समझो, एक बार समझोगे तो बड़ी आसानी से उत्तर निकाल सकते हो। निम्न कथनों में से वो कथन देखना है, विकास एवं अधिगम के बीच का जो संबंध होता है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इन दोनों के बीच में जो संबंध है इसको सही प्रकार से जो बता रहा है। तो ये कह रहा है कि दूसरा कोई संबंध नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अधिगम विकास का ध्यान किए बिना ही, नहीं ये भी गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी ज़्यादा, ये भी गलत हो गया। बल्कि साथियों विकास एवं अधिगम जो है ये अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे के ऊपर निर्भर। पहला विकल्प आपके 15वें प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, या द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो बच्चे का जो परिवार होता है, उसके पास पड़ोस के जो लोग होते हैं, ये साथियों बच्चों का जो सामाजिकरण होता है इसकी प्राथमिक एजेंसियां कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक एजेंसियां। दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को, बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है?
कि भाई विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है और विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। तो इनमें से जो बालक के विकास के संदर्भ में आपको सत्य लगे वो आपको बताना है। तो भाई विकास केवल आनुवंशिकी से नहीं होता है, वातावरण से भी होता है, तीसरा गलत हो गया। सतत प्रक्रिया है ये, तो ये कह रहा है कि भाई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब पहला या दूसरा 17वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। देखो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। पहले बच्चे में सामान्य गुण विकसित होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। दूसरा विकल्प आपके बालक के विकास के संदर्भ में एकदम सत्य कथन है। बाकी पहला जो कह रहा है कि बालक के विकास की गति बालिकाओं में एक समान, बालक और बालिकाओं में एक समान होती है विकास की गति, ये गलत है क्योंकि एक समान नहीं होती है साथियों। विकल्प 2 आपके 17वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष नैतिकता, 3 से 6 वर्ष भाषा, 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण, 16 से 9 वर्ष संज्ञानात्मकता। तो गिरोह अवस्था जिसको हम कहते हैं गैंग एज, किस नाम से जाना जाता है जिसको? गैंग एज या गिरोह अवस्था। यह साथियों समूह बनाता है बालक कौन से आयु वर्ग में? जब वो 8 से 10 वर्ष का होता है, जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा 19वें प्रश्न को, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति इन विकल्पों में से करनी है, वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है। तो वो अंतर्मुखी है या फिर अंतर्मुखी बहिर्मुखी है या बहिर्मुखी है या उभयमुखी है। तो यहाँ पर विकल्प क्या है? खुला, अधिक खुला, ज्यादा, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख, काफी आत्मविश्वास वाला। ये सारी चीजें जो है ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करती है। तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 20वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में, कौन सा क्रेशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण नहीं है। पिकनिक, एथलेटिक, कोलेरिक और एस्थेनिक। तो क्रेशमर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार बताए हैं, जो प्रकार इसमें से नहीं बताया गया है उनके द्वारा वो देखना है। देखो इन्होंने पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक ये प्रकार तो बता रखे हैं, लेकिन कोलेरिक जैसा इन्होंने कोई प्रकार नहीं बताया है। इस वजह से आपके प्रश्न संख्या 20 का थर्ड विकल्प सही रहेगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 21 में क्या है देखते हैं 21वें प्रश्न को। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? शारीरिक, गत्यात्मकता, सांस्कृतिक, संगीतात्मक और भाषाई। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। इनके द्वारा जो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसमें अनेक प्रकार की बुद्धियां इन्होंने बताई है, तो जो नहीं बताई इनके द्वारा वो देखना है। तो भाई गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में भाषाई बुद्धि बताई है, संगीतात्मक बुद्धि भी बताई है। अब 21वें प्रश्न में पहला या दूसरा, तो साथियों इन्होंने शरीर गत्यात्मक बुद्धि भी बताई है, लेकिन सांस्कृतिक बुद्धि इन्होंने नहीं बताई है। 21 में सेकंड विकल्प आपके सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा आपके पास जो ग्रुप्स है उनमें। देखो 22वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना विकसित होती है संवेदी पेशी अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, वैचारिक क्रिया अवस्था में या वैचारिक उदय अवस्था में। देखो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, किसने? जीन पियाजे ने। बाल विकास का एक सिद्धांत है ये साथियों। इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना जो है इन्होंने बताया था, जो चौथी अवस्था थी जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ दे रखा है भाई संवेदी पेशी तो पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष, वैचारिक उदय की अवस्था जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसी को कहा जाता है 7 से
11 वर्ष। और वैचारिक क्रिया की अवस्था जो अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसको कहा जाता है साथियों। 11 वर्ष से 18 वर्ष तक लगभग चलती है ये। तो इसी में बालक में परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना विकसित होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जिसका एक उपनाम क्या है, वैचारिक क्रिया की अवस्था। तीसरा विकल्प आपके 22वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ेंगे। 23 है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों के विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रकरण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम एस ब्रूनर, जीन पियाजे, जेपी गिलफोर्ड और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो साथियों, ये सूचना प्रक्रमण का जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। फोर्थ विकल्प 23 का बिल्कुल सही उत्तर है। 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। देखते हैं 24 में क्या है। आनुवांशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मज। तो इनमें से जो आनुवांशिकता की इकाई है, भाई आनुवांशिकता की इकाई किसको कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। किसको कहते हैं आनुवांशिकता की इकाई? जीन को कहते हैं। सारे प्रश्न ये समस्त शिक्षक भर्तियों के लिए बेहद उपयोगी है साथियों। थर्ड विकल्प 24 का सही आंसर है। 25 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 25 को, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अधिगम अंतरण, या फिर मैंने पहले भी इसी वीडियो में बताया था कि अधिगम अंतरण को अधिगम स्थानांतरण भी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। साथियों, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था अधिगम अंतरण या स्थानांतरण का, वो था इनका अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। दूसरा विकल्प आपके 25 में सही है। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ेंगे। बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने? अल्फ्रेड बिने ने, रीड ने, टर्मन ने या केटल ने। इनमें से जिनके द्वारा बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया गया है वो 26 में देखना है। देखो, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित करने की बात की जा रही है और विकसित करने का कार्य टर्मन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? टर्मन के द्वारा। 26 में थर्ड विकल्प सही रहेगा। 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो इनमें से जो पिछड़ेपन का कारण नहीं है, देखो व्यक्ति में सामान्य बुद्धि का अभाव रहेगा, मतलब कम, सामान्य से कम बुद्धि रहेगी, तो भी पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। कोई शारीरिक दोष है, जैसे कम दिखाई दे रहा है, तो भी वो भी एक पिछड़ेपन का कारण बन सकता है। विशिष्ट पिछड़ापन, भाई ये तो बताए रखा है। लेकिन स्वस्थ वातावरण, व्यक्ति को एक जो स्वस्थ वातावरण मिलता है वो कोई पिछड़ेपन का कारण थोड़ी रहता है। इस वजह से 27 में फोर्थ विकल्प सही है। 28 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 28वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिएगा 28 को, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, पहला विकल्प। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, दूसरा विकल्प। शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, तीसरा विकल्प। और समुदाय के विचारों को देना चाहिए, चौथा विकल्प। देखो, कोई बालक प्रतिभाशाली है या प्रतिभाशाली नहीं है साथियों, इसकी हमें पहचान करनी है। तो क्या जो अभिभावक कहेंगे वही मान लेंगे? जी नहीं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को बिल्कुल दे सकते हैं, शिक्षक के निर्णय को थोड़ा हो सकता है, समुदाय के विचारों को ये भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर इसमें से कौन सा है? दूसरा विकल्प। तो 28वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही आंसर होगा। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखो 29वां प्रश्न है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को हटा दीजिए। देखो, जो सामाजिक समस्या से संबंधित है, विद्यालय की जनशक्ति, विद्यालय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके द्वारा विद्यालय में किया जाता है विद्यालय के क्रियाकलापों के सुधार के लिए, इसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा विकल्प 29 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न देखेंगे साथियों। वापस आपको याद दिला दूं कि प्री रीड की आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में से। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है? खेल तकनीकी, शब्द साहचर्य परीक्षण,
चित्र साहचर्य परीक्षण या व्यक्तिगत अध्ययन। तो जो तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकियों में नहीं आती है वो 30वें प्रश्न में देखेंगे। देखो, खेल शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसको हम WAT वर्ड एसोसिएट टेस्ट बोलते हैं। चित्र साहचर्य परीक्षण ये भी आपके प्रक्षेपण तकनीकी है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन प्रक्षेपण नहीं, अप्रक्षेपी विधियों में आती है। तो फोर्थ विकल्प आपके 30वें प्रश्न का सही आंसर है। ये कंप्लीट होता है साथियों मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों का टेस्ट। अब जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।